दानिश जो है वो एक तरह के टाइपकास्ट होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल में एज एन एक्टर अब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टाइपकास्ट ट्रेंड को तोड़ें और कुछ दूसरे रोल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करें। जिस तरह आपको आजकल के हमारे नौजवानों की शायद चैलेंजेस उसमें नजर आ रहे होंगे कि उनको घर के ऊपर से भी प्रेशर है, उनको फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हैं, उनको खुद पे भी यकीन नहीं है, आउटसाइड एनवायरनमेंट भी कोई बहुत इनेबलिंग नहीं है। तो इसके अंदर वो बेचारे बिल्कुल ही एक लॉस्ट सोल की तरह फिर रहे होते हैं। शुक्र है जी खत्म हो गई शादी खैर से और वो मेरे ख्याल में बस चले ही जा रही थी। वो पूरा 1 साल का प्रोग्राम था जो कि रिहाना से शुरू होके और जस्टिन बीबर और तक चला और हमने देखा कि दुनिया में कौन है जिसने वक्त नहीं निकाला अनंत अंबानी की खुशियों में शरीक होने के लिए। लेकिन ये और बात है कि उनमें से बहुत से लोग जो थे वो शायद अनंत अंबानी को ना जानते हों या अनंत अंबानी उनको ना जानते हों पर्सनली। तो मुझे नहीं लगता वैसे शादियों में इस तरह मजा आता है। हमें तो वो शादियां पसंद है जिसमें खाला, ममानी, चच्ची, कजन पूरे बॉलीवुड को उन्होंने शोएब पूरे बॉलीवुड को उन्होंने नचा दिया है। फिर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल कौन से ड्रामे हैं जो ट्रेंडिंग में हैं? बहुत सारे ड्रामे जी आजकल ऐसे हैं जिनको नाजरीन बड़े शौक से देख रहे हैं। उसमें रद्द एक ड्रामा है जो कि नाजरीन बहुत देख रहे हैं क्योंकि उनकी कास्ट बहुत अच्छी है और कहानी ने भी अपने साथ जोड़ा हुआ है नाजरीन को। फिर उसके बाद जेंटलमैन ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कास्ट। जितना हम सोच रहे थे कि ड्रामे का स्पेल होगा उतना ज्यादा खूबसूरत रिस्पांस नहीं आ रहा नाजरीन की तरफ से। कोई बहुत ज्यादा व्यूअरशिप के नंबर्स नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ड्रामा है। लेकिन एक ड्रामा जिसने वाकई आ गया और छा गया वो है कभी मैं कभी तुम और उसमें है जनाब फहद मुस्तफा और हानिया आमिर और ये ड्रामा नाजरीन को बहुत पसंद आया है। अभी दूसरी तीसरी किस्त आई है लेकिन अभी से नाजरीन इसके साथ जुड़ गए हैं व्यूअर्स और ये जो है ड्रामा फहद मुस्तफा का बहुत सालों के बाद टेलीविजन के ऊपर एज एन एक्टर रिटर्न है। उनको हम शोज वगैरह में तो देखते रहते हैं लेकिन एज एन एक्टर बहुत अरसे बाद फहद दोबारा एक रोल कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ड्रामास के बारे में बताया जो आजकल ट्रेंडिंग है, तो इनमें बताइएगा कि किस एक्टर की एक्टिंग ज्यादा सराही जा रही है, किसको पसंद किया जा रहा है और कौन तनकीद की जद में? देखिए यमुना है जेंटलमैन में, रद्द में शहरयार की एक्टिंग बहुत अच्छी है। हिबा बुखारी भी हैं उसमें अच्छी एक्टिंग कर रही हैं और फिर उसके बाद जानिसार ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा है। दानिश तैमूर और हिबा अगेन उसमें और जिस तरह मैंने जी जानिसार भी बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है। और आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं कह रही हूँ जानिसार बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों की जानिब से। हालांकि उसकी स्टोरी जो है वो इससे पहले मिलती जुलती स्टोरी इन दोनों की हो चुकी है, दानिश तैमूर की और हिबा की। फिरोज खान और दानिश तैमूर इस किस्म के रोल्स के लिए जो है ना वो हमने टाइपकास्ट कर लिए हैं कि जब भी इस तरह की कोई कहानी होती है जहाँ पे एक शिद्दत पसंद आशिक का रोल होता है तो वो या तो दानिश के हिस्से में आ जाता है या फिरोज के। और ये कहानी भी एक ऐसी ही है जिसमें दिखाया गया है कि हीरो जो है वो सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार है एक हीरोइन के लिए। तो इस तरह की कहानियां हम बहुत देखते रहे हैं और नाज़रीन कुछ इतनी पसंद भी नहीं करते लेकिन फिर भी दीवानगी को भी इससे मिलाया जा रहा है ना हारून शोएब, दीवानगी में भी कहते हैं कि दोनों थे हिबा और दानिश और उसमें भी तकरीबन सीन्स देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि दीवानगी ही चल रहा है। बिल्कुल दीवानगी में भी इसी तरह दानिश का रोल था। उससे पहले कैसी तेरी खुदगर्जी में भी दानिश का रोल ऐसा ही था और एक दो और सीरियल भी मेरे ज़हन में हैं जिसमें मिनाल के साथ भी दानिश ने ऐसा ही रोल किया। तो दानिश जो है वो एक तरह के टाइपकास्ट होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल में एज एन एक्टर अब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टाइपकास्ट ट्रेंड को तोड़ें और कुछ दूसरे रोल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा शोएब, एक दहाई बाद ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि फहद मुस्तफा ड्रामे में नजर आए कभी मैं कभी तुम में, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसी लगी उनकी एक्टिंग सो फार? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज जी। मैं थोड़ा सा स्केप्टिक था, मुझे ये ख्याल था क्योंकि फहद मुस्तफा जो है वो काफी अरसे से टेलीविजन के ऊपर एज एन एक्टर नहीं आ रहे। कुछ फिल्में उन्होंने दरमियान में की हैं लेकिन जाहिर टेलीविजन की एक्टिंग एक दूसरा बिल्कुल फॉर्मेट है। तो मुझे ये था कि फहद की एक्टिंग चॉप्स जो हैं वो थोड़ी रस्ती हो गई होंगी लेकिन आई एम सो अमेज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी कि फहद अभी भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, यंग लग रहे हैं। वो एक कॉलेज गोइंग फ्रेश ग्रेजुएट के रोल में बिल्कुल फिट है और हानिया के मुकाबले में उनको एज डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा है कोई खास।
और आई थिंक इट्स अ वेरी लवेबल कैरेक्टर। ये मुस्तफा का जो कैरेक्टर है जी वो हम सबके लिए बड़ा रिलेटेबल है। हम सब अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलने के बाद कुछ 1-2 साल इसी तरह गुजारे होते हैं जी। जहाँ हमें नहीं पता होता कि जिंदगी हमें कहाँ ले कहाँ जाएगी। लेके फहद भी जाएगी। उसी तरह का एक रोल घर का निकम्मा बच्चा जो है वो बाद में सबसे ज्यादा समझदार बन जाता है। हाँ, वो फिर बाद में जो अच्छा, है ना उसमें फहद की छोटा एक्टिंग जो सिक्का है चल ना, पड़ता है। हाँ शोएब, उसमें फहद की एक्टिंग मुझे बहुत जबरदस्त लगी, बहुत नेचुरल थी कि कानों में हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं और वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, बाप और भाई, और वो एक तरफ इधर देख रहे हैं एक तरफ और कुछ कर नहीं सकता, और बाद में दूसरी कान में हैंड फ्री लगा लेता है कि अब ये तो मेरे बस में नहीं है, तो मैं तो अपनी हैंड फ्री से जो भी सुन रहा हूँ वो तो सुनूं। तो बहुत नेचुरल था। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको आजकल के हमारे नौजवानों की शायद चैलेंजेस उसमें नजर आ रहे होंगे Exactly. कि उनको घर के ऊपर से भी प्रेशर है, उनको फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हैं, Pressure है। उनको खुद पे भी यकीन नहीं है, आउटसाइड एनवायरनमेंट भी कोई बहुत इनेबलिंग नहीं है, तो इसके अंदर वो बेचारे बिल्कुल ही एक लॉस्ट सोल की तरह फिर रहे होते हैं। और घर के अंदर फहद भी बिल्कुल वही कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। आप देखें जब वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो अपना मुंह आधा खुला सा रखते हैं, तो उससे ये लगता है कि बिल्कुल ये बुखराया हुआ एक नौजवान है और हमारे जिसको नहीं समझ में आ रही कि माशरे उसने की, हमारे इतने माशरे की एक complex अक्कासी issues भी को की कैसे गई deal है। करना। बिल्कुल, एक अक्कासी भी इस जी। तरह से की गई है माशरे की कि जो कमाऊ पुत्र होता है ना, जी। उसका घर में भी ज्यादा इज्जत होती है और बाहर भी ज्यादा इज्जत बिल्कुल। होती है, और जो बेचारा नहीं कमा रहा उस तरह से, उसको घर में भी नहीं इतनी इज्जत मिलती, बाहर भी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो कहते हैं ना, कमाऊ पूत के चिकने चिकने पाँव, तो वो जो है वो इमाद इरफानी जो है वो एक कमाने वाला बेटा है, और माँ जो है हाँ। बुशरा अंसारी, आप देखें उनका भी रुझान अपने बड़े बेटे की तरफ ज्यादा है, हालांकि वो जो है वो कोई इतना फर्माबरदार बेटा नहीं है और एहसास करने वाला भी नहीं है, लेकिन ये है कि फहद ने बहुत अच्छा रोल किया है एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही हैज कम बैक टू एक्टिंग। आई होप ही कंटिन्यूज डूइंग दैट, और रोल करें Exactly. और ड्रामे करें बिल्कुल। ताकि हम उनको मजीद स्क्रीन पे अच्छे एक्साइटिंग रोल्स में देख सकें। और शोएब, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जी फवाद खान 8 साल बाद एक बार फिर अब बॉलीवुड में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके कमबैक को आप कैसे देखते हैं? जी, फवाद खान बिल्कुल एक मैंने सुना है कि भूल भुलैया 3 में भी कैमियो कर रहे हैं, फिर उसके बाद वानी कपूर के साथ एक फिल्म का भी चर्चा है, तो अच्छी बात है जी। मेरे ख्याल में अगेन हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो क्योंकि जबान भी यही बोली समझी जाती है, वो उसको जी। हिंदी कहने पे मुसर हैं, लेकिन है तो उर्दू ही, तो हमारे एक्टर्स उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और करते रहे हैं। तो फवाद खान का तो बहुत क्रेज है इंडिया में, मैं खुद ही, Exactly. मेरे दोस्त हैं तो मैं उनसे अक्सर बात होती तो वो कहते हैं यार क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है और क्या खूबसूरत एक्टर है। इसी तरह अगर आप माहिरा को देखें तो अच्छी बात है कि रास्ते खुले और पाकिस्तानी एक्टर्स दोबारा काम करें, मैं तो आई एम ऑल फॉर इट। सुना है कि सजल भी एक फिल्म प्रभास के साथ जी, कर जी, रही जी। है साउथ में। पहले मैंने माहिरा खान के बारे में भी सुना था कि वो भी साउथ में एक तेलुगु फिल्म में एक्टिंग कर रही हैं। सो अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एतराज है तो बहुत सारी दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में तो हमारे एक्टर्स काम करते रहे बिल्कुल, हैं, अब अभी भी मैं कर वही रहे पूछने लगी थी, हैं, खासतौर पे जो हाँ। प्रोडक्शंस कनाडा से होती हैं। जी फवाद खान का आप जिक्र कर रहे थे, तो पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस है पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती हैं, सोनम बाजवा। उन्होंने कहा कि उनका क्रश जी। जो है वो फवाद खान है और मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। तो फवाद है नेशनल और इंटरनेशनल क्रश, इसमें कोई शक नहीं है। कोक स्टूडियो जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त गाने आए, नई कंपोजिशंस थी जी। और अब खैर एख्तिताम को जी, पहुंच बिल्कुल। चुका है। तो आपका फेवरेट वाला कौन सा गाना था? अच्छा, मेरा फेवरेट वाले दो के बीच में टाई है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे। एक तो मेरा 2 AM मुझे बहुत पसंद है, साशा और 2 AM बिल्कुल। हाँ, 2 दिशा AM, की बहुत खूबसूरत गायकी और बड़ा मजे का गाना, उसका एक मूड है, वाइब है। दूसरा मुझे ब्लॉकबस्टर बहुत पसंद आया, हालांकि मैं रैप का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फारिस शफी का रैप और फिर साथ जो वो गड़बी बजा रही हैं खवातीन और साथ जी, गाने जी। गा रही हैं, क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। वीडियो इतनी मेस्मराइजिंग है कि आप नजर हटती नहीं है स्क्रीन से। वो वन शॉट में फिल्म हुई भी जी। पूरी वीडियो है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वीडियो। तो उसको किस तरह कोक स्टूडियो ने जो है वो गाने और वीडियो को जो है जोड़ा है, बहुत खूबसूरत लगता है वो भी। और झोल बहुत खूबसूरत। अगर आप एक दूसरे बिल्कुल। मूड में चले जाएं, एक रिफ्लेक्टिव मूड में, सॉम्बर, कहीं कहीं दिल उदास हो, तो झोल सुनने में बड़ा मजा आता है। और तो इस तरह के और सारे फिर गाने ये- ही बहुत ये खूबसूरत थे। मैंने तो बहुत वीडियोग्राफी enjoy किया। आप आपको- लोगों का फेवरेट कौन सा रहा? बानो आप बताइए पहले। मेरा फेवरेट एक तो वो है बिल्कुल ये ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर आपको और भी दूसरा पसंद है? दूसरे वाला वो है जिसमें हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं, मेरे ज़हन से नाम क्यों निकल गया उनका? शादी? सजाद अली सज्जाद अली वाला अली, गाना? सज्जाद अली, जी जी जी। हाँ,
चल वो भी चलिए। गाना बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो दोनों बहुत मुझे अच्छा बहुत गाना है। पसंद सज्जाद है। अली का तो खैर हर गाना ही जो है वो हिट हो जाता है। वो इतने खूबसूरत सिंगर हैं, इतनी अच्छी आवाज है, तो हाँ। उनका गाना भी बहुत खूबसूरत है। तो मुझे जनरली मैं खुश हुआ इस कोक स्टूडियो के सीजन से, और मुझे अच्छा लगा। जितने भी गाने आए वो सब गाने जो हैं वो याद रहेंगे, और कहीं ना कहीं दोबारा हम उनको अपनी प्लेलिस्ट में सुनते रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। शुएब, जाते जाते अनंत अंबानी की जो शादी हुई है उस हवाले से भी आपके कमेंट्स। आपको इनवाइट किया है? शुक्र है जी, खत्म हो गई जी। शादी हाँ। खैर से, और वो मेरे ख्याल में बस चले ही जा रही थी। वो पूरा 1 साल का प्रोग्राम था, जो कि रिहाना से शुरू होके और जस्टिन बीबर और तक चला। और हमने देखा कि दुनिया में कौन है जिसने वक्त नहीं निकाला अनंत अंबानी की खुशियों में शरीक होने के लिए। लेकिन ये और बात है कि उनमें से बहुत से लोग जो थे वो शायद अनंत अंबानी को ना जानते हों, या अनंत अंबानी उनको ना जानते हों जी। पर्सनली। तो मुझे नहीं लगता वैसे शादियों में इस तरह मजा आता है। हमें तो वो शादियां पसंद है जिसमें खाला, मामानी, चच्ची, जी। कजन्स पूरे ये जो बॉलीवुड है को वो लीड लेते हैं। उन्होंने शुएब, पूरे बॉलीवुड को उन्होंने नचा दिया है अपनी शादी पे, और उनको क्या बिल्कुल चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे और कुछ थोड़ा सा दिल में जरा अफसोस भी हुआ कि बड़े बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित जो हैं वो बारात के आगे आगे नाचते हुए जा रहे हैं। तो ये कोई आधों को मेरा फूल नहीं पकड़ाए ख्याल हुए कि थे। उनके शाया निशान था। जी। आधे आधे जो सेलिब्रिटीज थे उनको फूल पकड़ाकर वेलकम करने के लिए खड़ा किया हुआ था, तो दोनों तरफ से। अच्छा, ये भी खबरें कर दे, अभी इनके पोस्ट वेडिंग प्रोग्राम्स भी आने वाले हैं, तैयार हो जाएं आप। उसमें भी सुना है कि अच्छा, अभी कोई post-wedding बड़े बड़े बिल्कुल, गेस्ट ठीक है। आएंगे। अच्छा, शाही खानदान को भी मेरा शायद ख्याल बुलाया ये जाए। सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि उनको कोई बहाना चाहिए अपने पैसे फ्लैश करने का, जिसको आजकल कहते हैं ना, जेन ज़ी कहती है फ्लैश, जी, जी। फ्लैशिंग। सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फ्लैशिंग, लेकिन- जो कि फ्लेक्सिंग वो कर रहे थे अपने पैसों की और अपनी इमारत की। लेकिन मेरे ख्याल में अगेन ग्लोबली और खास तौर पे हिंदुस्तान और इस रीजन को अगर हम देखें, तो अगर आप हमारे मसाइल की तरफ देखें और गुर्बत की तरफ देखें और सेहत और तालीम की सूरत हाल की तरफ देखें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब शहरियों को, और मैं खुशियां मनाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सब शहरियों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए बिल्कुल। कि हम किन चीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं। आई नो कि उनके लिए शायद ये 1% ऑफ हिज जी, नेट जी, वर्थ जी। है, और इस बिल्कुल। पूरे एक्सरसाइज के बाद मैं कल ही पढ़ रहा था कि उनका 25,000 करोड़ जी, 25,000 करोड़। एक्चुअली उनकी वर्थ बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सी बिजनेस डील्स हुई होंगी, बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसेस जो हैं वो अट्रैक्ट हुए होंगे। और लेकिन जो marketing, भारतीय sponsors, आवाम है बहुत कुछ involved है वो इस इस सबसे खुश नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि इन्होंने जो इनके मोबाइल फोन्स थे और बाकी जो इनके बिजनेसेस हैं उसमें इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए 20-25%। तो उन्होंने कहा कि शादी के पैसे जो है ना ये हमारी जेब में से निकाल रहे हैं, तो इट्स नॉट फेयर। जी, भारतीय आवाम कुछ नजर नहीं आ रही। और मैंने ये भी सुना है कि ट्रैफिक के मसाइल बहुत रहे। बॉम्बे में सड़कें बंद कर दी गई और लोग बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार रहे। वैसे ही बॉम्बे एक बड़ा शहर है, एंड आई कैन इमेजिन जी। कि वहां पे ट्रैफिक के मसाइल होंगे। लेकिन अगर पूरे शहर को जो है आप ब्लॉक कर देंगे एक खानदान की शादी के लिए और खुशी के लिए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होगी। तो लोग कुछ इतने खुश नहीं थे उससे भी कि भाई बेगानी शादी में हम इसलिए मारे जा रहे हैं। लेकिन यह है कि एक्टर्स ने बहुत एंजॉय किया, स्टार्स ने, और हमने बिल्कुल। देखा ग्लैमर बहुत था। कपड़े, फैशन डिजाइनर्स, पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स के कपड़े पहने। ये अच्छा लगा। सो इन अ वे हम भी वहां मौजूद थे। हम भी वहाँ पे Yes. मौजूद थे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया जी, और हमें बताया कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। थोड़ी सी तनकीद भी हुई कुछ मामलात को लेकर। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, नफ्सियाती सेहत के हवाले से बात करेंगे। ख़ानदान में पैदा होने वाले पहले बच्चे को हर एक से खूब लाड मिलता है, प्यार मिलता है, और वो समझता है कि बस मैं ही हूँ और मेरी ही बात चाहता है। लेकिन हमने देखा कि जब कोई दूसरा बहन भाई आता है तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट भी होता है। वो बच्चा, उसको नेगलेक्ट किया भी जाता है, क्योंकि सबका ध्यान नए बच्चे की तरफ चला जाता है। वो छोटा होता है, और बड़ा बच्चा चाहे 1 साल का है, 1.5 साल का है या 2 साल का है, उसको यही कहकर चुप करवा दिया जाता है कि चुप करो, तुम बड़े हो, ये तुम बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो। हालांकि उसका तो बचपन चल रहा होता है, वो भी छोटा होता है। तो इसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे को ना अपने दूसरे बहन भाई से मसला शुरू हो जाता है। वो उससे उखड़ा रहता है कि इसके आने से मेरे साथ ये हुआ। तो ये नफ्सियात पर किस तरह से असरअंदाज होता है, वालिदैन को इस पर क्या करना चाहिए, किस तरह से पूरी फैमिली को एक बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, ये इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, रीहैब कंसल्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अफाफ साहिबा।